Okay, so in our last video, we discussed about basics of Hindu chemistry कि हिंदू केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे कौन थे, उनका ओरिजिन कहाँ से था, और उन्होंने जो बुक लिखी है ये वाली हिंदू केमिस्ट्री, सो उसमें से अपन डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट वीडियो बेसिक थिंग्स। सो एंड लास्ट टाइम अपन ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसमें था कि ऑल केमिकल आइडियाज ऑफ वेदास। सो उसी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में अपन उससे आगे बढ़ते हैं। सो द सोमा प्लांट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एडोरेशन एंड द वैदिक worshippers are in ecstasy over the exhilarating effect of the fermented juice expressed from it. So soma plant means जैसे अपन बोलचाल में या कभी कभी डिस्कस कर ही लेते हैं कि सोमरस क्या है, कि सोमरस को अपन जनरली मदिरा समझ लेते हैं, वाइन समझ लेते हैं, शराब समझ लेते हैं। तो सोमरस क्या एक्चुअली, इट इज द जूस ऑफ सोमा प्लांट। और सोमा प्लांट को उस काल में, वैदिक काल में एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता, मेडिसिन के तौर पे एज ए मेडिसिन यूज किया जाता था। सोम जूस ऑफ सोमा प्लांट दैट वाज नोन एज सोमरस। और सोमरस को जनरली शराब के रूप में अपन समझते हैं। बट जब मैंने थोड़ा गूगल किया, इसका थोड़ा सर्च किया अबाउट द सोमरस, देन आई कैम टू नो कि सोमरस जो है दैट इज नॉट शराब। वो एक वाइन नहीं है, शराब नहीं है, दारू नहीं है। सो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट इट इज ट्रू बिकॉज सोम, थोड़ा सा अगर आप भी सर्च करोगे जैसे कि मैंने किया है, वैसे आपको पता चलेगा कि जो सोम रस है, इट इज द जूस ऑफ सोमा प्लांट। एंड सोमा प्लांट को एक अच्छे तरीके से यूज, इसका डिस्क्रिप्शन है। एंड सोम रस जो है दैट इज द जूस ऑफ सोमा प्लांट, एंड वो जूस स्पेशली दही के साथ या दूध के साथ यूज होता था इन दैट एंशिएंट टाइम। सो अगर अपन इफ यू कंपेयर द सोम रस विद द वाइन और शराब, तो वी विल कम टू नो कि सोमरस जो है दैट इज टेकन विथ मिल्क और कर्ड, दही के साथ लिया जाता है, बट शराब को अपन दही के साथ नहीं ले सकते। सो इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन सोमरस एंड शराब और वाइन, व्हाटएवर वी कैन से। सो एक बेसिक डिफरेंस है सोमरस एंड शराब के बीच में, कि सोमरस को अपन कर्ड के साथ लेते थे उस समय, है ना। And it is the juice of soma plant, and the soma plant's figure you can see here. This is the सोमा प्लांट, ये कुछ इस तरह से दिखता है और इसके जूस को यूज करते थे। और जो वैदिक काल में वर्शिपर्स थे, वो क्या करते थे कि उस सोमरस का जो इफेक्ट था, वो एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन टर्मरिक दूध में डाल के टर्मरिक पीते हैं तो अपनी बॉडी की थकान उतर जाती है, सर्दी जुकाम से कुछ हद तक we can have we have relief. Okay, so same thing happens in the Vedic काल with the सोमरस। जो सोमरस को जब लेते थे तो उससे जो डिजीज होती थी, या आपकी बॉडी में एकदम एक्साइटेशन आता था, आपकी बॉडी जो टायर्ड होती थी वो टायर्डनेस चली जाती थी। सो फॉर देट पर्पस और कुछ बीमारियों की रेमेडीज के एज अ रेमेडीज भी इसको यूज कर सकते हैं। इट वाज द फर्मेंटेड जूस। इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन करते थे सोमा प्लांट के जूस को, और फिर उसको फर्मेंट करके जो भी जूस आता था दैट इज सोमरस। द सोमरस जूस बिगन इवन टू बी रिगार्डेड एज अ अमृत। और सोमरस को जनरली अपन ने भी जो पुराने अगर नाटक वाटक देखे हैं, अपन ने धार्मिक जो सीरियल्स आते थे उसमें भी अपन देखते थे कि जो सोमरस को है वो एक एज अ अमृत की तरफ, अमृत मीन्स नेक्टर, नेक्टर मीन्स अमृत, मतलब जैसे कि मानते हैं कि अमृत पीने के बाद इंसान की मृत्यु नहीं होती, डेथ नहीं होती, तो सोमरस को उसके रिस्पेक्ट में, रिगार्ड में देखा जाता था उस समय। दिस इमॉर्टल ड्रॉट अलाइड टू द ग्रीक एम्ब्रोसिया। ग्रीक एम्ब्रोसिया जो एक ऐसे ही ग्रीक में भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वहां पे भी कुछ ऐसा ही प्लांट या ऐसा कुछ अमृत जैसा है, तो उसको उसके साथ अलाइड करते हैं इसको, सोमरस को। द स्टिमुलेंट विच कन्फर्ड इमॉर्टलिटी अपॉन द गोड्स। तो ये क्या करता था कि सोमरस को लेने के बाद एक स्टिमुलेशन
हो सकता है अभी की लैंग्वेज में अपन वी कैन अंडरस्टैंड कि इसको पीने से उसमें कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हो, और हार्मोन्स की वजह से बॉडी में एक अलग सा अपने को फीलिंग आती हो, जिससे अपन एकदम फ्रेशनेस या ऐसा कुछ महसूस करते हो सकता है, राइट। सो इट वाज लाइक दैट, इट इज अ मेडिसिन फॉर द सिक मैन एंड द गॉड सोमा हील्स व्हाटएवर इट्स सिक। सो उस समय क्या है कि इस सोमरस को किसी बीमार इंसान के लिए एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है, एंड द गॉड सोमा हील्स व्हाटएवर इट्स सिक, जो भी बीमारी है, ऐसा माना जाता था। इट वाज माना जाता था कि जो गॉड सोमा है वो क्या करते हैं कि सोमरस से कोई सी भी बीमारी हो उसको ठीक कर देते थे। सो इट वाज जो भी था माना जाता था। सिमिलरली अदर प्लांट्स वर लाइकवाइज इन्वोक्ड एज डिविनिटीज। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको देवीय प्लांट बोला जाता था, एंड देवीय प्लांट मीन्स उनको किसी मेडिसिन के लिए एज अ मेडिसिन किसी डिजीज की प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता था। सो वैदिक काल में ऐसा समझा जाता था कि एक्चुअली दिस इज द नेचुरल मेडिसिन। अपन जड़ी बूटी के बारे में देख सुनते हैं, जड़ी बूटी के बारे में अपन पढ़ते हैं, पूरा आयुर्वेद में यही लिखा हुआ है। तो अभी जैसे लोग साइंटिस्ट होते हैं या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट लेते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से फिर कुछ बीमारी जो भी है, बीमारी डिजीज है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, राइट। सो ऐसा ही प्रोसेस था वैदिक काल में। और अपन कह सकते हैं कि इफ वी बिलीव तो वी कैन से कि ये जो अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो हो सकता है वहीं से इंटरलिंक हो, वहीं से उसका ओरिजिन वहां से हो। सो वी कैन से दिस। वन और टू टिपिकल हिम्स मे बी कोटेड हियर। अब संस्कृत में कुछ कोट है, हिम्स है, दोहे हैं, या फिर इनको जो बोलते हैं कि श्लोक है। संस्कृत एक्चुअली मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता, बट मैं फिर भी मैं पढ़ता हूँ। या ओसदो पूर्वा जाता देवे बिस्त्री युगम पुरा, मनो न बभ्रूणाम सतम धामानि सप्त च, सतम वो अम्ब धामानि सहस्त्र समुत वो अदा सत्कृतवो यूयमिमं में अंगदम कृत्वा। यानी कि इसका रिलेशन है मेडिसिन से। इसका पूरा डिटेल तो मेरे को नहीं, इसका पढ़ूंगा, मैं भी सर्च करूंगा, नो डाउट, but it is related to, or it is written in the context of medicine. So similarly in another hymn, O King Varun, इसी तरह किसी दूसरे श्लोक में ऐसा है, O King Varun, Varun means it is related to I think Jal Devta, Varun Devta. O King Varun, hundreds and thousands medicinal drugs are thine. इट मीन्स कि लोग प्रार्थना करते थे उस समय, जो ऋषि मुनि थे या फिर जो ऐसा यूज करते थे मेडिसिन में नेचुरल प्लांट्स को, वो बोल देते हैं कि हे ओ किंग वरुण, हंड्रेड और थाउजेंड्स जितने भी मेडिसिन ड्रग्स है वो सब आपकी है और आपसे ही रिलेटेड। इट इज इन द अथर्ववेद। ये क्या है, अथर्ववेद में है सारी चीज। However, that plants and vegetable products in general are fully recognized as helpful agent in the treatment of disease, though their use is invariably associated with the employments of charms, spells, and incantations. It means जो भी प्लांट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स थे जो हेल्पफुल थे किसी किसी न किसी ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल थे, ओके, वो किसी न किसी रूप में मंत्रों के साथ जो चेंट करते थे, स्पेल करते थे, मंत्र विधि अपन बोलते हैं ना कि इसका मंत्र से वो करना पड़ेगा। आप अगर किसी अगर बिलीव करते हो तो अगर किसी मन पंडित के पास जाओगे, या पंडित मंडित होता है या फिर जो भी होते हैं ऐसे ऋषि मुनि, अभी तो पता नहीं इसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट उनके पास जाते हैं तो उनको बोला इनको एक अभी मंत्रित करना पड़ेगा, ओके, कुछ भी चीजें हैं उसको भी मंत्रित करना पड़ेगा। तो ऐसे ही उस समय क्या होता था, जो भी मेडिसिन थी वो पहले भगवान
को जो भी बिलीफ था, भगवान को उनके सामने, भगवान के सामने उनको मंत्र जाप करते थे और फिर उस मेडिसिन को यूज करते थे। और इट वाज थिंक कि ऐसा सोचा, जैसा मान ऐसा समझा जाता था कि ऐसा करने से इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड ये अथर्ववेद में है। लाइकवाइज इसी तरह द प्लांट एपामार्गा या एकीरैंथिस एस्पेरा, जिसका आपको फोटो और पिक दिख रहा है यहाँ पर, which still occupies a prominent place in the Hindu system of medicine as a diuretic and laxative, etc. ओके, सो ये जो प्लांट है एपामार्गा, वो क्या है कि अभी भी हिंदू सिस्टम में इसको एज ए मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि डायूरेटिक है, मतलब इससे जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो डायूरेटिक, अपनी जो ये एक्सट्रैक्शन सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, डिजीजेस हैं, उनको क्योर करने के लिए यूज होता है। एंड इज इन्वोक्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ रेमेडीज, और इसको ऐसा समझा जाता था कि ये मिस्ट्रेस ऑफ रेमेडीज है, एंड सोल रूलर ओवर प्लांट्स, प्लांट के ऊपर राज करने वाला। As many plants as the human physicians know to contain a remedy, so many endowed with every healing quality. बहुत सारे प्लांट जो ह्यूमन फिजिशियन थे वो जानते थे कि ऐसे प्लांट को ऐसे यूज करने से या ऐसा प्लांट इस डिजीज में यूज होता है एंड ऐसा प्लांट इस डिजीज को क्योर कर सकता है। Here is the spell for the cure of leprosy by mean of a dark colored plant. So एक मंत्र है या स्पेल है, जो भी है, मंत्र है, किसको क्योर करने के लिए? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को क्योर करने के लिए एक है, वो किसके रिस्पेक्ट में? डार्क कलर प्लांट के रिस्पेक्ट में। सो इट इज लाइक दैट कि बोर्न इन द नाइट आर्ट दो ओ हर्ब, ऐसी हर्ब जो नाइट टाइम में बोर्न हुई है। डार्क कलर स्टेबल ब्लैक ऑफ व्हीट, डार्क कलर की है, स्टेबल है, अट्रैक्टिव है, तो ब्लैक कलर की है। रिच टिंटेड थिंग्स दिस लेप्रोसी, और उससे वो प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी मेडिसिन है जो लेप्रोसी को क्योर करेगी एंड स्टेन अवे इट्स स्पॉट्स ऑफ ग्रे, और जो इसको यूज करने से लेप्रोसी के जो स्पॉट हो जाता है ड्यू टू लेप्रोसी, उसको उसके ऊपर यूज करने से वो स्पॉट्स चले जाएंगे। ये स्पोर्ट्स को मतलब दूर रखती है और एक सिंपल जो नॉर्मल स्किन है वो हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट द लेप्रोसी। लेप्रोसी को क्योर करने के लिए जो मंत्र या स्पेल यूज किया जाता था, इट इज लाइक दैट। सिमिलरली, जो अपने बालों की ग्रोथ होती है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेयर, उसके लिए भी एक स्पेल या मंत्र है जो जनरली यूज किया जाता है एक किसी प्लांट को लेकर। से एज अ गोडेस अपॉन द गोडेस और द वर्स्ट बोन ओ प्लांट विद dig thee up or nitatini that thou mayst strengthen of the hair, means इस फॉर्म में उसको मंत्र जाप या प्लांट को लेके मानते थे कि कुछ प्लांट्स को लेके अपनी हेयर की ग्रोथ को अपन इम्प्रूव प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है जिसमें वो उससे प्रार्थना करता है कि ये अपने हेयर को स्ट्रेंथन करेगी या उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करे। Although in the Vedic eras, caste as a hereditary system didn't exist. जैसे वैदिक एज में जिस काल में अपनी बात कर रहे हैं, उस एज में क्या कास्ट सिस्टम तो था नहीं। ओके, उसमें वर्क अपना इम्पोर्टेंस रखता था, जो भी वर्क कर रहे हो आप, किस वर्क का कौन सा काम कर रहे हो, उस वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। सो वैदिक काल में कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। द हीलिंग आर्ट्स हैड एविडेंटली एक्वायर्ड सफिशिएंट importance to be pursued by particular members of the patriarchal families. तो उस समय क्या होता है कि कुछ फैमिलीज होती थी जो इसी कॉन्टेक्स्ट में काम करती थी, इसी रिगार्डिंग काम करती थी, मेडिसिन के रेस्पेक्ट में काम करती थी, और ये सारा काम वही फैमिलीज करती थी जिनको अपन डॉक्टर भी बोल सकते हैं उस टाइम के, वेद या हकीम जो बोलते हैं ना अभी,
या उस समय भी बोलते थे, वो कुछ फैमिलीज ये काम करती थी। Thus, with the charming simplicity which is the characteristic beauty of ऋग्वेद। तो उस समय क्या ऐसा कास्ट सिस्टम तो था नहीं। सो जो अपना काम करेगा, जैसे कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, ऐसा कोई उपचार कर रहा है तो वो एक डॉक्टर है, ये ऐसा है। तो कुछ कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो वैसा है, वो वैसा, लाइक दैट। सो यही एक ब्यूटी थी अपने ऋग्वेद की, characteristic beauty of ऋग्वेद। Once he says पैथेटिकली ऑफ हिमसेल्फ, उसके बारे में एक ऋषि ने खुद अपने बारे में ऐसा बोला दैट टाइम, बिहोल्ड आई एम ए कंपोजर ऑफ हिम्स, मैं एक हिम्स लिखने वाला हूँ, श्लोक लिखने वाला हूँ, कंपोज करने वाला हूँ उनको। माय फादर इज अ फिजिशियन, मेरे पापा या माय फादर इज अ फिजिशियन, मेरे डैड जो है वो फिजिशियन है। माय मदर ग्राइंड्स कॉर्न ऑन स्टोन, मेरी जो माँ है वो चक्की पीसती है, कॉर्न्स को पीसती है पत्थरों पे। वी आर और इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, हम जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं। यानी कि मेरे पापा कुछ और काम करते हैं, मेरी माँ और कुछ काम करती है, मैं कुछ और काम करता हूँ। तो उस समय ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, अपने काम के अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी थी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी रीड द मनुस्मृति, जो मनुस्मृति के ऊपर आजकल बहुत ही बवाल चल रहा है, कब से चल रहा है कि मनुस्मृति ये है वो है वो है। बट अगर अपन थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली या टेक्निकली या फिर उसके जो वर्ड्स है उसको अपन समझे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मनुस्मृति में देर वर 4 वर्ण व्यवस्था थी, एंड वर्ण, द बेसिस ऑफ वर्ण व्यवस्था वाज कर्म ओनली, काम का ही उसका बेसिस था वर्ण व्यवस्था का। अगर आप काम करते हो, जो काम करते हो उसके अनुसार आपका वर्ण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई शिक्षा दे रहे हो या पाठ पूजा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो यू विल बिलोंग टू ब्राह्मण वर्ण, राइट। एंड अगर आप सुरक्षा दे रहे हो, फौज या मिलिट्री या फिर सेना में भर्ती हो, राज्य की सुरक्षा कर रहे हो, तो वो क्या है, क्षत्रिय हो गया। फिर आप व्यापार कर रहे हो तो आप क्या हो गया, वैश्य हो गए। या आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो शूद्र के अकॉर्डिंग, तो शूद्र हो गया आप। तो ये बेसिस तो था उसका वर्ण व्यवस्था का, वो था वर्क ओनली। हाँ, उस समय जात पात कास्टिज्म था ही नहीं, राइट। बट अभी क्या हुआ कि कुछ समाज के ठेकेदारों ने कास्टिज्म शुरू कर दिया, तो उसके चक्कर से सब डिस्टर्बेंस चल रही है। इसका एक और एग्जांपल है, जो मैंने महाभारत जो बी आर चोपड़ा ने बनाई है, उसमें एक सीन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने समझा इसको कि जब भीष्म पितामह 16 साल के थे, तब वो शांतनु जो महाराज थे उनके बेटे थे, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो क्या करते हैं कि उनको कोई घोड़ा पसंद नहीं आता। जितने भी घोड़े थे ऑलरेडी शांतनु महाराज के उसमें, उनमें से कोई घोड़ा उनको पसंद नहीं आता है। तो फिर थोड़े दिन बाद एक व्यापारी आता है, व्यापारी एक अपने साथ घोड़ा लाता है और शांतनु महाराज को बोलता है कि मैं इतना घोड़ा लाया हूँ, और उसकी बहुत तारीफ करता है घोड़े की, घोड़ा ये है, घोड़ा वो है, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, जो भी तारीफ करनी थी वो कर दिया। फिर शांतनु जो राजा थे वो ये बोलते हैं उसको कि अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली और घोड़ा अगर जो भी आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, घोड़ा हॉर्स वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। ओके, व्यापारी ने एग्री कर लिया। बट व्यापारी ने साथ ही पूछा कि महाराज अगर ये बात सत्य हो गई तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षत्रिय बना दूंगा। उसका वर्ड्स ये थे कि मैं तुम्हें क्षत्रिय बना दूंगा और 50 गांव या 5 गांव कुछ राजा उसका राजा बना दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो व्यापारी है, राइट, घोड़ा बेच रहा है, यानी कि ही वॉज बिलोंगिंग टू वैश्य वर्ण, वैश्य कैटेगरी, ओके, व्यापारी। बट जैसे ही उसने अपना काम चेंज किया, राजा बना, ओके, तो वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन। सो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके काम के अकॉर्डिंग ही आप वर्ण व्यवस्था में जा सकते, मतलब वर्ण व्यवस्था आपके काम के अकॉर्डिंग थी कि कौन सा आप कर्म कर रहे हो। दिस इज द थिंग। सेकंड एग्जाम्पल इसका ये है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का, ये आप वेल नोन है। सो दिस इज द थिंग,
So princes like Devotsa and Bas and leaders of the tribe of the Angiras administered medicines and glorified in effecting cures. सो ये भी उसमें वैदिक काल में अपन समझ सकते हैं, या जो भी स्टोरीज थी वैदिक काल में हम समझ सकते हैं कि प्रिंसेस जो डिवोडिसा थी वो, और उसके जो लीडर्स और ट्राइब्स के लीडर्स तो जो है वो क्या करते थे कि मेडिसिन मेडिसिन का ही ये मेडिसिन का ही चीजें देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, एंड उसको कितना ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके क्योर करने के लिए डिजीज को, वो सारी चीज़ें वो देखते थे. सो इट इज सेड दैट ए स्किल्ड फिजिशियन इज डिस्टिंक्टली डिफाइंड. एक अच्छा सा फिजिशियन या डॉक्टर जो है वो वह होता है वन हु लिव्स इन अ प्लेस अबाउंडिंग विद द मेडिसिनल प्लांट्स के सारे चार के वहीं रहे, एंड हु assiduously devotes his time to the acquisition of knowledge. और continuous वो क्या करे, medicinal plants का या medicines का उनके disease को cure करने का knowledge को acquire करता रहे. So thus not only in the Atharvan but even in the Vedic we can trace the earliest literature record of Indian medicine. So अथर्वना की अथर्ववेद और सिर्फ ऋग्वेद दोनों में ही अपन एक इंडियन मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो अपन ट्रेस कर सकते हैं, वो अपने को पता चल सकता है. सो फ्रेंड्स, मुझे आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे अबाउट हिंदू केमिस्ट्री. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.